जमुना ऑटो को लेकर आपका व्यू दीजिए सर। ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में अभी और कितना दमखम बाकी है? ये एमएसडी डिजिटल स्टोर्स के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि क्या मौजूदा लेवल्स पर, करंट प्राइस पर जमुना ऑटोस को खरीदा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, कमर्शियल व्हीकल का सेक्टर का ये रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक है और मैं समझता हूँ कि सारे बड़े ओईएम्स को ये सप्लाई करता है। प्लस इनका जो बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि चौथी तिमाही इनके लिए काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि टिपिकली जनवरी टू मार्च ये कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के लिए काफी बम्पर पीरियड माना जाता है। हम्म। पिछले साल थोड़ा सा ग्रोथ कम था, लेकिन अभी वापस ग्रोथ बाउंस बैक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर नजरिया आपका से 12-15 महीना है तो डेफिनेटली थोड़ा निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव प्ले है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा अंडर चैसी कॉइल स्प्रिंग जो बनाने वाली कंपनी है, इसका प्रोडक्ट में इसकी काफी इनकी मार्केट शेयर है। ठीक है सर। एक मैनकाइंड फार्मा पे आपका व्यू चाहिए था। कल भी काफ़ी सारे फार्मा स्पेस के स्टॉक्स देखें सर, एमक्योर फार्मा, ग्रैनुल्स इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 52 वीक हाई पर पहुंचते हुए नजर आए थे। मैनकाइंड फार्मा हालांकि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है। लीना मल्होत्रा जी पूछ रही हैं कि मुझे इसमें सर 15% के आसपास का लॉस हो रहा है, यानी कि इन्होंने हायर लेवल्स पे लिया हुआ है। कह रही कि मैं इसमें एवरेजिंग करूं अगर आप बोलूं, या फिर इसमें से निकल जाऊं घाटा लेकर। मेरा 6 महीने का व्यू है और इनके पास सर एमक्योर भी है, एक और फार्मा नाम ही है ये भी। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, ऐसे स्टॉक्स में नजरिया कम से कम 6 से 12 महीना होना चाहिए। 6 महीना बहुत ही शॉर्ट टर्म है। हम्म। अभी जो मार्केट का सिनारियो है, इसमें हम कह नहीं पाते कि इसमें कितना जल्दी स्टॉक में अपसाइड आएगा। लेकिन फंडामेंटली मैं अगर बात करूं तो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल है। ये फार्मा कंपनी ज्यादातर एक एफएमसीजी के जैसा काम करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रोथ इन द लास्ट 2-3 years हैज बीन वेरी गुड। इनफैक्ट बहुत बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए। तो मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो एवरेज करिए। और अभी जो 15% आप माइनस है, मेरे ख्याल से 12 से 15 महीने में आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, जहां पे आपको एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट भी बनने का पोटेंशियल दिख सकता है। और सर ये कह रही हैं कि मैं क्या एमक्योर फार्मा अगर फ्रेश लेना है इस भाव पर, इन लेवल्स पे ले लिया जाए या फिर अभी वेट करें? जैसे मैं आपको कह रहा था सर, ये 52 वीक हाई पर खड़ा है स्टॉक। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ पे कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशंस भी इतने सस्ते नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव है। हालांकि कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से बाजार में अगर थोड़ा सा भी करेक्शन और आता है, क्योंकि अभी तो हम 23,000 के नीचे हैं। अगर मान के चलिए ये 22,500 या 22,600 तक मार्केट आता है, तो आपको ऐसे शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी। और अभी तो माहौल बहुत ही वोलेटाइल है। अभी तो वीकेंड है, बट अगले हफ्ते में मान के चलिए कि अगर कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है, तो देन ये बात तो तय होगी कि ईरान में यूएस अभी ग्राउंड ट्रूप्स भेजेंगे, और उससे लड़ाई और वॉर में एक्शन और थोड़ा बढ़ेगा, और उससे मार्केट्स में डेफिनेटली और थोड़ी कटाई हम देख सकते हैं। ठीक है। एक सर आईएफसीआई को लेकर आपका व्यू दीजिए। आप तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग व्यू रखते हैं सर चीज़ों पर। आईएफसीआई में सर वैसे तो बिजनेस वाइज कोई ट्रिगर नहीं है, केवल एनएससी का जो आईपीओ आ रहा है उसमें इनकी क्रॉस होल्डिंग है एसएचसीआईएल के जरिए। तो वो वाले ट्रिगर के हिसाब से आई थिंक ये पल्लव हल्दर जी पूछ रहे हैं कि क्या मैं आईएफसीआई के शेयर को खरीद सकता हूँ? अगर हाँ तो सही लेवल भी बताइएगा कौन सा होगा एंटर करने के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखो, अभी एक साथ तो आपको खरीदना नहीं है आईएफसीआई, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, हो सकता है कि मार्केट अगर और खराब होता है तो आपको और थोड़े निचले लेवल की स्टॉक मिले। तो पहली बात तो, अगर आपके पास जो भी कैपिटल है, पूरा पैसा मत लगाइए, 20-25% लगाइए। और नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए, क्योंकि देखिए एनएससी का आईपीओ अभी अप्रैल में फाइल होने वाला है। उसके बाद 6-8 महीने मिनिमम तो लगेगा उसको फाइनल होने में। तो अगर मान के चलिए कि दिसंबर तक ये आईपीओ आता है, तो तब तक आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। और तब तक होपफुली अगर वॉर खत्म हो चुकी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका बनने का पोटेंशियल हो। ठीक है। तो थोड़ा नज़रिया आप और लंबा कीजिए तो शायद आपको पैसा बनने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिखेगी। इसके साथ साथ जो और सवाल हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं उसमें सर एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को लेकर सवाल आया है अखिलेश वर्मा जी का। ये कह रहे हैं कि 6 शेयर हैं मेरे पास 2580 रुपये के प्राइस पर, क्या मुझे इसमें से एग्जिट कर देना चाहिए, यानी कि मुनाफा लेकर ये निकल जाएं, या फिर और होल्ड करें? तो और ऊपर में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से देखिए, एएमसी बिजनेस में थोड़ी बहुत कटाई इसलिए आ गई है क्योंकि कैपिटल मार्केट डाउन है। लेकिन ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और सबसे बड़ी कंपनी है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी।
वो अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि आपका नजरिया अगर कम से कम साल 1.5 साल का है तो आप निवेशित रहिए, यहाँ से भी अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन डेफिनेटली सेंटिमेंट बदलेगा तभी स्टॉक में और थोड़ी रीरेटिंग देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा साइडवे रहेगा, क्योंकि मार्केट जब तक डाउन है इसमें कोई इमीडिएट अपसाइड होने की पॉसिबिलिटी लगने नहीं है। तो ये बने रहें क्या या फिर निकल जाएं? नहीं, बने रहे। अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो इनको बना रहना चाहिए, इनको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ठीक है, व्यू कितना लंबा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें बने रहिए, पैसा आपका और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। सर एक बार भारतीय एयरटेल को देखिए, टेलीकॉम स्पेस में जितने भी फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं ज़्यादातर सर इस स्टॉक को पसंद करते हैं। अच्छा खासा मूव इसमें हो भी चुका है सर, भारतीय एयरटेल की जहाँ तक बात है। तो करेक्शन के बाद सर ये वापस 1800 के आसपास खड़ा है अभी। तो जिसने 2174 का हाई देखा सर, उसके हिसाब से तो 1824 का लेवल अभी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। आपके हिसाब से सर ये जो गिरावट हुई है स्टॉक में पिछले कुछ समय में, क्या सारा करेक्शन पूरा हो चुका है या फिर अभी और गिरावट बाकी है? और क्या ये एनबीएफसी बिजनेस में इन्होंने जो एंट्री ली थी उसी की वजह से पूरा बाजार में इसके लेकर जो मायूसी है वो दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये एनबीएफसी का बिजनेस एंट्री करने के बाद कटाई हो गई है। देखिए, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट खराब है और मुझे लगता है कि खराब मार्केट में अच्छा शेयर हो, खराब शेयर हो, दोनों शेयर्स को पिटाई होती है। नंबर्स भारतीय एयरटेल के बहुत स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि चौथी तिमाही भी इनके लिए काफी अच्छी रहेगी। और अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल है तो डेफिनेटली टेलीकॉम सेक्टर का काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। डेफिनेटली एसआईपी के मोड से थोड़ा सा यहाँ पे खरीदिए और अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करिए। ठीक है, ऐसा भी मतलब धीरे धीरे हर गिरावट पर आप इसको एक्यूमुलेट करते हुए चलिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका होगा। सर सिगरेट वाले प्ले में अगर हम देखें तो चाहे वो आईटीसी हो चाहे वो गॉडफ्रे फिलिप्स हो, गॉडफ्रे फिलिप्स फिर भी बीच बीच में कुछ एक ऐसे मूव्स दिखाता है जहाँ पे कुछ बड़े मूव्स आते हैं किसी पर्टिकुलर दिन में। आज तो चलो ये गिरा हुआ है, 1950 के आसपास है, ये 2300 2350 से गिरता हुआ आ रहा है सर। तो सिगरेट वाली कंपनियों ने हालांकि दाम बढ़ा लिए हैं सर, जो 1 फरवरी से इनके लिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी। उसके बाद सर सिगरेट एज अ स्पेस को लेकर आपका व्यू क्या है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सिगरेट कंपनीज एक डिफेंसिव प्ले के जैसे आप काम कर सकते हो, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि प्राइसेस बढ़ने के बाद जो भी एक्साइज ड्यूटी का इंक्रीज था उसको हम कहेंगे कि इन कंपनीज ने नलिफाई किया है। हालांकि कितना वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट होता है वो कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली आईटीसी जैसी कंपनी में मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है और आपको स्टेडी रिटर्न चाहिए, कैपिटल की प्रोटेक्शन चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें आप थोड़ा निवेशित रह सकते हो। रही बात गॉडफ्रे फिलिप्स की, तो देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम है और उसीलिए वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। बट यहाँ पे भी ऐसे रिपोर्ट्स जानने को आ रहे हैं कि शायद यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल या कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर आएगा, मैनेजमेंट बदल जाएगा, तो वही कारण है कि स्टॉक में कभी कभी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम दिखती है। बट अदरवाइज मैं कहूंगा कि आईटीसी विल बी बेटर चॉइस अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल। ठीक है, ओके, आईटीसी बेटर चॉइस होगी अगर आपका 1.5 से 2 साल का नज़रिया है। सर अगर किसी को मार्केट में 2 साल के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, 50,000 या 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो कौन से स्टॉक्स होंगे जो कि आप रेकमेंड करना चाहेंगे उनको 2 साल के नज़रिए से? मुझे लगता है कि देखिए, पहली बात तो अभी जो सेक्टर डाउन है, जैसे डिफेंस है, डिफेंस में भारी बिकवाली हमने देखी है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक अच्छी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, प्लस आने वाले दिनों में ऑर्डर्स और भी अच्छे आएंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, ऑटो में मुझे लगता है कि इस कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए हैं, अभी चौथा तिमाही नंबर भी आना बाकी है। लेकिन जिस प्रकार का ग्रोथ हमने ट्रैक्टर, यूवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखा है, तो ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐड करिए। और कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा रिस्क एपिटाइट ज्यादा है तो एलएनटी जैसा शेयर को भी इग्नोर मत करिए, क्योंकि जब बाउंस आएगा तब बहुत ज्यादा अच्छी तरह से इसमें रीरेटिंग देखने को मिलेगी। 3400-3500 का अगर लेवल आपको मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके एलएनटी में भी पोजीशन ऐड करें। चलिए, उदय जी ने ये सवाल पूछा था, दिलीप कुमार जी का भी सवाल था, कह रहे थे कि सर 60,000 रुपये पड़े हैं, कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए? एचईजी पर सर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो 3 स्टॉक्स सर ने आपको बताए हैं, इसमें बीईएल है, एमएनएम है, एलएनटी है। इन स्टॉक्स में आप ज़रूर अपनी खरीदारी करके चल सकते हैं।
बाकी चुन चुन के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं सर से एक दो सवाल और पूछता हूँ, ऐसे ही कुछ जो स्टॉक्स जहाँ पे पैसा आपका बनता हुआ नज़र आ सकता है। एक सर इंडो फार्म इक्विपमेंट, इसको देखिए, विशाल शर्मा जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 56 शेयर हैं 189 रुपीज़ के प्राइस पर, और ई पैक प्रीफैब भी है इनके पास 189 के प्राइस पर 102 शेयर। लॉन्ग टर्म का व्यू चाहिए सर, आपसे ही पूछ रहे हैं ये। एक हो गया इंडो फार्म इक्विपमेंट और दूसरा ई पैक प्रीफैब। नहीं, दोनों शेयर्स इन्होंने काफी अच्छे चुने हैं। देखिए, इंडो फार्म जो कंपनी है नॉर्थ इंडिया बेस्ड है, और बेसिकली ट्रैक्टर बनाती है, और अभी इनका क्रेन का बिजनेस भी शुरू हो चुका है। तो क्रेन के बिजनेस में मैनेजमेंट ने काफी पॉजिटिविटी दिखाई है। हालांकि स्टॉक इनके बाइंग लेवल से शायद थोड़ा नीचे है, बट मैं कहूंगा कि प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, कैश फ्लो पोजीशन वाइज काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा इंतजार करिए। कंपनी बड़ी नहीं है, मीडियम साइज्ड है, और इसीलिए शायद इतना इमीडिएटली आपको नंबर्स में इफेक्ट दिख नहीं रहा है। बट मेरे ख्याल से नजरिया कम से कम साल भर का आप रखते हो तो डेफिनेटली इसमें अच्छी वैल्यू बन सकती है। और दूसरी बात, ई पैक प्रीफैब की बात करें तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा है। हालांकि देखिए, इसके नंबर्स अभी पूरी तरह से फ्रक्टिफाई नहीं हुई है, बट अगर नजरिया 6-12 मंथ्स का है तो डेफिनेटली यहाँ पे निवेशित रहिए। देखिए, दोनों कंपनीज में मैनेजमेंट पोटेंशियल अच्छा है, मैनेजमेंट टीम अच्छी है, मार्केट पोटेंशियल अच्छा है। नंबर्स आने के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नंबर्स आने के लिए थोड़ा आपको इंतज़ार करना होगा। अविनाश सर, मुझे पता है आपको निकलना है, थोड़ा टाइम की कमी है, तो मैं आपसे ही चाहूँगा कि सर अगर कुछ 2-3 आइडियाज़ अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें, जहाँ पे काफ़ी अच्छे वैल्यू प्रोपोजिशंस बन रहे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। नहीं, मैं कहूंगा कि देखिए, एक ऑटो में मैंने जैसे कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमको 3400-3500 का टारगेट प्राइस लग रहा है। डेफिनेटली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप विकल्प है। दूसरा रहेगा इंडियन होटल्स। देखिए, ये भी एक पिटा हुआ स्टॉक है, लेकिन मैनेजमेंट ने दिसंबर क्वार्टर के टाइम पे कहा था कि चौथी तिमाही काफी स्ट्रांग आएगी, और ज्यादातर डोमेस्टिक फेसिंग वाला सेक्टर है, तो इंडियन होटल्स एक अच्छा विकल्प रहेगा। और अगर छोटे शेयर, होटल शेयर में किसी को पैसा लगाना है तो मैं कहूंगा कि लेमन ट्री भी एक अच्छा विकल्प है, यहाँ पे भी पैसा लगा सकते हैं। और जैसे हमने कहा कि देखिए, लार्सन एंड टूब्रो हमारा जो पसंदीदा लार्ज कैप स्टॉक है, अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो डेफिनेटली गिरावट में खरीदने के मौका आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एलएनटी में बहुत भारी नुकसान होगा। हालांकि शॉर्ट टर्म में एक आध दो क्वार्टर थोड़ा खराब आ सकते हैं, लेकिन 3400-3500 में अगर एलएनटी मिलता है तो ये ऐड करने वाला स्टॉक है, क्योंकि जैसे ही ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस खत्म हो जाएगा, रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्शन में भी एलएनटी को काफी बड़ा शेयर मिलेगा। तो आई थिंक ये 2-3 बड़े स्टॉक्स है जहां पे ऐसे बाजार में आप सेफली पैसा लगा सकते हो, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, नज़रिया लंबा रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं। बस मुझे आप अगर कोई टारगेट शेयर कर पाएँ सर, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री या फिर एलएनटी के। देखिए, एलएनटी में मुझे लगता है कि शायद अगर एवरीथिंग गोज वेल तो वापस 3800 3900 का लेवल कंफर्टेबली पॉसिबल है। महिंद्रा में 3435 का है, और इंडियन होटल्स में हम करीबन 825 850 का टारगेट प्राइस देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ऐसे विकल्प है जो आपको स्लो एंड स्टेडिली लेकिन आपका कैपिटल बचा के काम रखेंगे। तो ऐसे बाजार में आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इमीडिएटली एक शॉट में पैसा मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, क्योंकि बाजार की हालत खराब है, और कहाँ बाजार गिरेगा, कितना कौन से लेवल पे जाएगा, यह भी कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ओके, तो टुकड़ों में आप फेजेस में धीरे धीरे खरीदारी करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। 3-4 नाम हैं, इससे पहले भी डिस्कशन में कई सारे नाम डिस्कस हुए हैं जो कि हमें अविनाश सर ने बताए हैं। अविनाश सर, बहुत शुक्रिया आपका आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और कई सारे स्टॉक्स हैं, आपने M&M, इंडियन होटल्स, लेमन ट्री, एलएनटी की बात करी, पहले भी कैनरा बैंक और बॉब की बात हुई, और भी स्टॉक्स हैं जो आपने रिकमेंड किए हैं। आज काफ़ी सारे शेयरों की चर्चा हुई है, उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? जो भी स्टॉक्स हमने संदीप बात की है, और हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स सजेस्ट किए हैं। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।